अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस पहली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो करंट आज जॉब्स पोस्ट हुई हैं वो ये मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट डिपार्टमेंट जॉब्स हैं 2020 की, जो जिसमें 64 स्टेनोटाइपिस्ट और एसडी मैन, एलडीसी, यूडीसी क्लर्क्स और मज़ीद जॉब पोस्ट अनाउंस हुई हैं, जिसकी जॉब लोकेशन पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। पब्लिश डेट जो है 18 मार्च है और लास्ट डेट इसकी 11 मई है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 18 मार्च की पब्लिश डेट तो बताई गई है यहाँ पे, लेकिन ये 26 अप्रैल को दोबारा अनाउंस हुई थी कि इसकी डेट एक्सटेंड की गई है, और फिर ये आज यानी कि 5 मई को दोबारा अनाउंस की गई हैं कि इसकी डेट एक्सटेंड की गई है। तो आइए हम इसको देखते हैं, मज़ीद पढ़ते हैं क्या है इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आज हम इसको पढ़ते हैं। ये मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स डिपार्टमेंट जॉब्स हैं, जिसमें मैंने आपको जैसे बताया कि 64 स्टेनोटाइपिस्ट, एसडीओ, एसटी मैन एंड एलडीसी एंड / यूडीसी क्लर्क लेटेस्ट हैं। पब्लिश हुई हैं ये डॉन न्यूज़पेपर में 18 मार्च 2020 को, और लास्ट डेट इसकी 11 मई है। आए मज़ीद पढ़ते हैं इसमें। इस तरह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। स्टेनोटाइपिस्ट जो है वो 8 इनको रिक्वायर्ड हैं। बीपीएस 14 के इक्विवेलेंट है इसका स्केल। जॉब पे स्केल है जो होता है बेसिक पे स्केल, बीपीएस इज इक्वल टू बेसिक पे स्केल 14। और 6 एसडीओ हैं, इनको ज़रूरत है 6 एसडीओ की जो बीपीएस 11 और नॉन टेक्निकल के बंदे हैं, और 7 एसटी मैन इनको चाहिए जो बीपीएस 7 और 16 यूडीसी मतलब अपर डिवीजन क्लर्क जो इनको चाहिए वो बीपीएस 11 के बराबर हैं। और D27 जो बता रहे हैं इनके पास एलडीसी इनको चाहिए, वो बीपीएस 9 के इक्विवेलेंट है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आगे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म। और मज़ीद तरीक़ेकार क्या है ये देखें। आ जाएँ इसकी एडवर्टाइजमेंट पे। तो एडवर्टाइजमेंट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में इदारे का नाम लिखा हुआ है, मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फुलफिल द पोस्ट ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये जो है जॉब्स अभी इसमें जो भी अंदर बताई गई हैं वो सारी रेगुलर बेसिस पे हैं। ये क्लियरली बताया गया है कैटेगरी कौन सी है, रेगुलर बेसिस पे, कोई टेम्पररी नहीं है, कोई एडॉक बेसिस नहीं है, ये रेगुलर जॉब्स हैं। और इसमें मज़ीद बताया जा रहा है ब्रैकेट में कि ट्रांसफरेबल ऑल ओवर पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में कहीं पे भी ट्रांसफ़र की जा सकती है एज़ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन बिलो। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें आगे मेंशन किया हुआ है। तो आए हम इसको मज़ीद पढ़ते हैं कि जॉब की एहलियत और कोटा वाइज कितने और एलिजिबिलिटी क्या है और एज लिमिट क्या है। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 पे स्टेनोटाइपिस्ट इनको चाहिए जो बीपीएस 14 के हैं, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं आपको। और टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है इनकी 8 है स्टेनोटाइपिस्ट की। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आगे किस तरह से बताई जा रही है कि रीजन वाइज कोटा जो है वो इसमें 2 कॉलम बनाए गए हैं, जिसमें प्रोविंस वाइज कोटा बताई गई है और नंबर ऑफ़ ईच मेंशन्ड अगेंस्ट ईच कोटे। हर कैटेगरी की टाइप में आगे फिर सब कैटेगरी क्या है वो देखी जा सकती है। इसमें ओपन मेरिट जो है वो कितनी है, 1 सीट सिर्फ एक ओपन मेरिट पे रखी गई है। बाकी आप देखें प्रोविंस वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 8 सीट्स टोटल बनी हुई हैं। और उसमें पंजाब में इनको चाहिए जनरल कैटेगरी पे 3, और सिंध रूरल में इनको चाहिए जनरल कैटेगरी में 1, बलूचिस्तान में जनरल कैटेगरी में 1, गिलगित बल्तिस्तान जीबी पब्लिक फाटा में जनरल में इनको चाहिए 1, और एजे मतलब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर उनमें चाहिए इनको जनरल कैटेगरी में 1। और आगे इसमें आ जाते हैं। इसमें हम पढ़ सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये ज़हन में रखिए। मैं बता रहा हूँ आपको स्टेनोटाइपिस्ट बीपीएस 14 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले उसकी मैंने आपको कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताई सीट्स की, जो 8 सीट्स हैं। और अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपकी उसको क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस, जो कि आपके स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा है। आपको क्वालिफ़िकेशन में बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएट आपको पता है हर बच्चा होता है, तकरीबन सब ने इंटरमीडिएट किया हुआ है।
और टाइपिंग स्पीड इसके लिए क्या चाहिए, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट, जो कि मैं ऑलमोस्ट बताया जा रहा हूँ कि हर बंदे को कंप्यूटर सीखना चाहिए। और कंप्यूटर स्किल्स ऐसी हैं जो एक कंप्यूटर की एक स्किल आप अगर सीख लेते हो, उस पर अपनी पूरी कमांड सीख लेते हो, कर लेते हो, तो आपको उस पर जॉब मिल सकती है आराम से। और अभी आगे इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़े। टाइपिंग स्पीड जो मांग रहा है ये 40 वर्ड्स पर मिनट, और शॉर्ट हैंड स्पीड जो मांग रहा है, शॉर्ट हैंड मतलब शॉर्ट हैंड वाली जो टाइप राइटर मशीन्स होती हैं उस पर 80 वर्ड्स पर मिनट मांग रहा है, जो कि आराम से कोर्स किए जा सकते हैं। ये कोर्स आप किसी भी डिजिटल इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, आप कंप्यूटर सेंटर से कर सकते हैं, आप अपने गली मोहल्लों में सेंटर से वहाँ पे आप कर सकते हैं। आप घर पे बैठ के अपनी कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं, और शॉर्ट हैंड की अगर मशीन आपके पास है तो उस पर आप शॉर्ट हैंड की स्पीड अच्छी बना सकते हैं। आगे आप इसमें आ जाइए। इसमें बताया गया है एज लिमिट, और ये याद रहे एज लिमिट, जैसे मैं कि हर कैटेगरी के आगे फिर बताया जा रहा हूँ कि ये मैं बता रहा हूँ आपको। स्टेनोटाइपिस्ट सीरियल नंबर 1 की क्वालिफ़िकेशन पहले मैंने बताई, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मैंने बताई आपकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, और अब आ गया हूँ मैं इसमें कॉलम में एज लिमिट। इसकी एज लिमिट है 18 से 25 ईयर्स, वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, इस पे एलिजिबल हैं। तो ये हो गई आपकी स्टेनोटाइपिस्ट की। स्टेनोटाइपिस्ट के बाद आ जाते हैं आप सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 पे एसडीओ बन जाता है। एसडीओ बीपीएस 11 का नॉन टेक्निकल का बंदा है, और इसमें नॉन टेक्निकल में मतलब कोई इतनी खास स्किल नहीं चाहिए होगी, लेकिन आपको ऑफिशियल वर्क वगैरह वो कर सकता है। तो जैसे कि 8 इनको स्टेनोटाइपिस्ट के 8 पोस्ट चाहिए थी, तो एसडीओ में अभी इनको 6 पोस्ट चाहिए। 6 पोस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, ये रखें, ये देखें, एसडीओ बीपीएस 11 नॉन टेक्निकल 6 बंदे इनको चाहिए। 6 बंदे की डिस्ट्रीब्यूशन आगे क्या है, ओपन मेरिट में 1 है, पंजाब में जनरल कैटेगरी में 3 है, सिंध अर्बन का मतलब वो जैसे स्टेनोटाइपिस्ट सिंध रूरल का था, मतलब जो दही इलाके हैं वहाँ के डोमिसाइल होल्डर्स वो अप्लाई कर सकते हैं स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। अब आ गए हैं हम इसमें एसडीओ में। एसडीओ की पोस्ट के लिए सिंध अर्बन मतलब शहरी जो आबादी के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए आपको 1 बंदा चाहिए इनको, और इसी तरह से ये 6 पोस्ट कंप्लीट होती हैं। 6 पोस्ट के लिए एसडीओ की पोस्ट के लिए ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या बता रहा है। क्वालिफिकेशन बता रहा है आपको ग्रेजुएट होना लाजमी है। सेकंड क्लास मतलब सेकंड क्लास, जैसे हमारे यहाँ फर्स्ट डिवीजन होता है, सेकंड डिवीजन होता है, इस तरह से सेकंड डिवीजन या सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास की डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब एचसीसी से जो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होगी उसी यूनिवर्सिटी की डिग्री वाले एलिजिबल होंगे। इसकी एज लिमिट में आ जाए तो यहाँ पे देखें कि सेम एज लिमिट लिखी हुई है यहाँ पे, 18 से 25 साल और 5 साल एज रिलैक्सेशन जनरल दे रहे हैं। तो इसी तरह से 18 से 30 साल बन जाते हैं। 30 साल के बंदे जिन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ हो, और ग्रेजुएट करने के बाद इस अगर एलिजिबिलिटी पे पूरे आते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं एसडीओ की पोस्ट के लिए। कोई एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है, कुछ इस तरह से ज़रूरत नहीं है, बस आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 2 की बात हो रही है। सीरियल नंबर 3 पे आ गए एसडी मैन। एसडी मैन बीपीएस जो बीएस 11 के इक्विवेलेंट है, बेसिक स्केल 11 के इक्विवेलेंट है, जिसकी इनको पोस्ट ज़रूरत है 7 बंदों की ज़रूरत है। 7 बंदों की ज़रूरत है। उन 7 की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह से है कि पंजाब में जनरल कैटेगरी में 4, सिंध रूरल मतलब वही दही इलाके जनरल में 1, केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में 1, और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 1 सीट चाहिए। इसकी आगे से मज़ीद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं कि कौन से बंदे कितनी क्वालिफ़िकेशन वाले वो इनको चाहिए। कि इनको पोस्ट चाहिए थी 7 बंदे चाहिए इनको, 7 सीट्स वैकेंट है इनके पास। और क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस इनके पास क्या चाहिए कि इसमें अब एक्सपीरियंस मांगा गया है, आप देख सकते हैं इसमें मांग रहे हैं कि मैट्रिक होनी चाहिए एसडी मैन के लिए। एसडी मैन के लिए मैट्रिक विथ 3 इयर्स डिप्लोमा, 3 साल के डिप्लोमा के साथ मैट्रिक होना चाहिए इनके पास। और डिप्लोमा किस में होना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, सर्वेइंग एंड ड्राफ्टमैन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। यहाँ तो इनको फिर अगर ये एलिजिबिलिटी में आते हैं या फिर इसमें आते हैं 3 साल के डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, DAE जिसको कहते हैं, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग सिविल, या डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें वो पूरा उतरते हैं। इसमें भी आपकी एज लिमिट जो है वो सेम दी गई है, 18 से 30 साल।
18 से 25 साल एज लिमिट है, जिसमें 5 साल एज रिलैक्सेशन दी गई है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सीरियल नंबर 4 पे। सीरियल नंबर 4 पे आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 4 में आपकी आ जाती है यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क। यूडीसी बीपीएस 11 के इक्विवेलेंट है, और इसमें इनको 16 बंदे चाहिए। 16 बंदों की आगे डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दी है कि कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये ओपन मेरिट में 1 है, और पंजाब में जो 3 कैटेगरी के दी गई हैं, बल्कि 4 कैटेगरी के दी गए हैं, जिसमें जनरल में 5 हैं, वुमेन में 1 है, माइनॉरिटी में 1 है, डिसेबल में 1 है। इसमें वाज़ेह करता चलूँ कि इसमें वुमेन के बाद जैसे माइनॉरिटी आती है, माइनॉरिटी मतलब जो कम मतलब मेजॉरिटी वाले बंदे हों, मतलब जैसे कि नॉन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, इस तरह से बंदे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी खबर है कि यूडीसी की पोस्ट है जो बीपीएस 11 की है, उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब डोमिसाइल होल्डर वाले, उसमें माइनॉरिटी में 1 सीट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और डिसेबल कैटेगरी के वाले भी आ सकते हैं इसमें, जैसे कि उनको भी मौका दिया गया है। और उसके बाद फिर सिंध अर्बन की जो सीट्स हैं, वो जनरल में 1 है, सिंध रूरल में जनरल में 1 है, एक शहरी बंदा उठाएंगे और एक दही बंदा उठाएंगे। ये इसी तरह से ये आ जाता है केपीके में। केपीके की कैटेगरी में सेम उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। जनरल में 1 सीट दी गई है, वुमेन की 1 सीट दी गई है। इन्होंने केपीके को दो कैटेगरी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। बलूचिस्तान में जनरल में इनको 1 चाहिए, जीबी फाटा में चाहिए इनको 1, और एजेके में इनको चाहिए 1। और इसकी क्वालिफिकेशन देखें, अब मैं बात कर रहा हूँ यूडीसी की, सीरियल नंबर 4 की। सीरियल नंबर 4 में यूडीसी की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दी। अब यूडीसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसकी एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस जो क्राइटेरिया मांगा जाता है, वो इंटरमीडिएट किया हो, सेकंड डिवीजन हो फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, किसी भी बोर्ड में से वो अगर इंटरमीडिएट में सेकंड डिवीजन में मतलब बी ग्रेड में पास किया हुआ है तो वो उसके लिए एलिजिबल है। जैसे कि आपने एफएससी किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, वो जो सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन में किया हुआ है वो दोनों एलिजिबल हैं इसमें। एज लिमिट सेम है, तकरीबन सब में एज लिमिट सेम है, 18 से 25 साल और 5 साल एज रिलैक्सेशन। मतलब अगर आप 25 से क्रॉस कर गए तो घबराने की कोई बात नहीं है। 5 ईयर जो है एज रिलैक्सेशन इन्होंने दी है। ये अगर 26 के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 27 के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 28 के, 29 के, 30 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और अब आ जाते हैं सीरियल नंबर 5 लास्ट जो इन्होंने पोस्ट अनाउंस की है। इसमें एलडीसी आ जाता है, लोअर डिवीजन क्लर्क। ये इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क के हवाले से बीपीएस ये 9 का बंदा है। बीपीएस 9 के लिए इनको चाहिए सीट्स तकरीबन 27 सीट्स, जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। ऊपर देखें, आप देखें इसमें 8 मांगी गई हैं, 6 मांगी गई हैं, 7 मांगी गई हैं, 16 मांगी गई हैं, लेकिन 27 एलडीसी में मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आपके कंपटीशन कम होगा। जैसे कि वहाँ पे पोस्ट कम है, आपके चांस जो है वो भी कम हो जाएंगे। पोस्ट ज़्यादा हैं तो चांस भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह से आप आ जाएंगे इसकी जॉब डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे इसकी सीट्स के। तो इसमें आ जाएगा पंजाब को डिवाइड किया हुआ है इन्होंने। जनरल कैटेगरी में 4 दिए हुए हैं, वुमेन में 6 दिए हुए हैं सीट्स, जिन पे औरतें हमारी बहनें वो अप्लाई कर सकती हैं। माइनॉरिटी में 3 दिए हुए हैं, डिसेबल में 1 दिया हुआ है। और फिर इसी तरह से आ जाएँ तो इसमें आ जाएगा एलडीसी के अर्बन कैटेगरी के लिए अपना इसमें जनरल में दिए हुए हैं 3, सिंध रूरल में दिया हुआ है। वुमेन के लिए 1 सीट दी गई है और माइनॉरिटी के लिए 1 सीट दी गई है। और इसी तरह से केपीके में दिया गया है जनरल में 2 सीट्स, वुमेन में 1, माइनॉरिटी में 1। और बलूचिस्तान में जनरल में 1, वुमेन में 1, जीबी फाटा में मेरिट पे 1 और एजेके में मेरिट पे 1। अब आ जाते हैं एलडीसी की एलिजिबिलिटी पे। एलडीसी की एलिजिबिलिटी के लिए इन्होंने मांगा गया है कि मैट्रिक होनी चाहिए। मैट्रिक के साथ फिर इन्होंने मांगा है कि मैट्रिक अगर है तो वो सेकंड डिवीजन में कम से कम होनी चाहिए। अगर सेकंड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन है तो वेल एंड गुड, और नहीं तो मिनिमम जो है सेकंड डिवीजन इनकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी थर्ड डिवीजन या सी क्लास है या सी ग्रेड है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। और इसी तरह से आगे मांगी है सेपरेट स्किल टेस्ट
मतलब टाइपिंग टेस्ट जो मांगी गई है, ये देखें आप दोबारा इन्होंने मांगी है टाइपिंग टेस्ट। दोबारा टाइपिंग टेस्ट का मतलब है कि आप ये जान सकते हैं कि इन कोर्सेज़ की कितनी अहम और ज़रूरत है कि ये कोर्सेज़ किए जाएं। आप तो मैं कहता हूं कि मोहल्ले में, गली में हर बच्चे को जो है वो जो छोटा बच्चा है स्कूल जाता है उसको टाइपिंग आनी चाहिए, मस्ट आनी चाहिए। आजकल के इतने कंप्यूटर, लैपटॉप, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो दिए गए हैं, हर बच्चे के हाथ में कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है और मोबाइल होता है, तो उसकी टाइपिंग स्पीड मस्ट बी इनफ। तो ये टाइपिंग स्पीड इन्होंने मांगी है 30 वर्ड्स पर मिनट और शैल बी हेल्ड अमंग द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। अब स्क्रीन टेस्टिंग ले लेंगे पहले ये, और उसके बाद जब उसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनको फिर जो है एक टेस्ट लिया जाएगा उनकी, जो 30 वर्ड्स पर मिनट अगर टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो फिर उनको पोस्ट जॉब ऑफर देंगे। इसमें भी एज लिमिट आपको जो बताई गई है वो 18 से 25 साल बताई गई है। 5 ईयर्स इसमें एज रिलेक्शन दी गई है। 5 साल एज रिलेक्शन के बाद ये हो जाता है 18 साल से लेके 30 साल के बंदे के लिए एलिजिबल। अब आ जाते हैं मज़ीद इनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर। ये मैंने आपको बता दिया तकरीबन 1 2 3 4 5 जो है सीरियल नंबर के साथ 5 डिफरेंट पोस्ट हैं, अलग अलग नाम हैं उनके। स्टेनोटाइपिस्ट आ गए BPS 14 का, SDO आ गया BS 11 का, और नॉन टेक्निकल में ये बता रहे हैं कैटेगरी SD मेन है BPS 11 का, और UDC है BPS 11 का, और LDC है इसका BPS 9 का। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उन्होंने ऊपर बताया था, लेकिन मज़ीद इनमें उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन के तौर पे दिए हुए, अपॉइंटमेंट विल बी मेड अकॉर्डिंग टू सिविल सर्वेंट रूल्स 1973 एज अमेंडेड टाइम टू टाइम। इन्होंने एक रूल बताया गया है, रेफरेंस दिया गया है उन्होंने कि 1973 का जो रूल है सिविल सर्वेंट रूल, उसमें वो अमेंडमेंट होती रहती है टाइम टू टाइम, लेकिन उसके मुताबिक जो है वो ये अपॉइंटमेंट्स होंगी। और अपॉइंटमेंट फॉर द अबोव मेंशन पोस्ट आर ट्रांसफरेबल थ्रू आउट पाकिस्तान। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे बस सिर्फ पंजाब में रहना है, मुझे सिर्फ कराची में रहना है, मुझे सिर्फ जो है सखर, हैदराबाद, लाड़काना या फिर इस्लामाबाद, लाहौर, इसी तरह से मुल्तान में रहना है, या सिर्फ मुझे KPK में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कह सकते हैं कि पेशावर में रहना है, या आप ये नहीं कह सकते कि बलूचिस्तान में मुझे सिर्फ कोयटा में रहना है। तो इस तरह से पाकिस्तान में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ट्रांसफरेबल है। आ जाएं आप थर्ड पैरा पे बता रहे हैं कि कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू अ प्रॉपर चैनल। इसका ये मकसद हुआ कि अगर आप ऐसे इदारे से बिलोंग करते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर आता है, किसी भी गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट के, चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, या फिर आपकी फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशनल गवर्नमेंट हो, उसके अंडर अगर आप काम कर रहे हैं ऐसे इदारे में जिसमें आप काम कर रहे हैं सिवाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के, तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल उसमें आपने अपने HOD से, अपने डिपार्टमेंट से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हेड से आपने NOC लेना है। NOC वो जॉब के साथ अटैच करके भेजेंगे, जॉब एप्लीकेशन के साथ, फिर ही वो आपकी एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन वो कंसीडर होगी। अदरवाइज़ वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि NOC मस्ट होता है। NOC स्टैंड फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपको ये बताता है इदारे में जिसमें भी आप अप्लाई करते हैं उसको ये बताता है कि जिस इदारे में ये एम्प्लॉय हमारा काम कर रहा है उस पे उसकी अगर आपके इदारे में जॉब हो जाती है तो हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा इसके वहाँ पे जाने में, वहाँ पे अप्लाई करने में, वहाँ पे ज्वाइन करने में। तो मतलब आपको वो रिलीव करने में उनको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो NOC प्रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट इदारे से जो भी आता है तो वो, क्योंकि उसकी सर्विस काउंट होती है, बहुत सारी चीज़ें, पेंशन हो गई, ये सारी चीज़ें काउंट हो रही होती हैं उसके सर्विस रिकॉर्ड में। तो बेहतर भी यही है कि आप NOC लेके तो प्रॉपर चैनल अप्लाई करें। और आगे से आ जाते हैं हम फोर्थ पैरा में। तो ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स मांग रहे हैं, विल बी वेरीफाइड फ्राम एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, वो वेरीफाई करेंगे इंटरव्यू के टाइम पे। और उसके बाद ये कह रहे हैं फिफ्थ पैरा में, ऑल वैकेंसीज आर ऑन रेगुलर बेसिस। ये आपको क्लियरली बता रहा है अगेन एंड अगेन कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटमेंट ऑन द प्रोफेशनल पीरियड ऑफ 1 ईयर अंडर द रूल्स। मतलब 1 साल के लिए यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि 1 साल के लिए प्रोफेशनल पीरियड होगा,
जिसमें आपको वो देखेंगे कि मतलब काम के लायक हैं बंदे और इस तरह से काम सही तरीके से निभा सकते हैं, तो फिर उसकी जो बनेगी पीआर रिपोर्ट जो बनेगी उसकी, उस मुताबिक फिर वो आगे से रेगुलर करेंगे उनको। आ जाते हैं 6 नंबर पेरा पे। यहाँ पे बताए जा रहे हैं मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिजर्व राइट टू पोस्टपोन और कैंसिल द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर एनी और ऑल एडवर्टाइज पोस्ट एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग रीज़न। मतलब ये बताया जा रहा है कि ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बताया जाता है कि वो अपना बैकफुट रखते हैं इदारे कि ये जो पोस्ट इन्होंने अनाउंस किए इसकी टेस्ट या ये सारी पोस्टें ये कैंसिल हो सकती हैं एट एनी टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर एनी ऑल एडवर्टाइज पोस्ट एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग रीज़न। कोई भी रीज़न बताए बिना हम ये कैंसिल भी कर सकते हैं। और इसी तरह से 7 पेरा में बताया जा रहा है कि अपर एज शेल बी कैलकुलेटेड फॉर द फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब अपर डेट जो वो बताई गई है 30 साल, वो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जैसे इन्होंने बताया कि 11 मई क्लोजिंग डेट है, तो 11 मई से वो आप एज काउंट करेंगे अपनी। अगर जिसमें एज में डाउट है कि मतलब बिल्कुल बिल्कुल 30 साल मेरे पूरे हो रहे हैं, मैं अब क्या करूं, इस तरह से वो 11 मई से आप काउंट करें। अदरवाइज़ आप अगर 28 के, 29 के हैं, 27 के, 26 के, 25 के, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से कम नहीं होना चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ इन्होंने बताई गई है यहाँ पे। इस तरह से आ जाते हैं कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स जो होंगे वो बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स ऑफ द ट्राइबल एरिया, आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान फॉर ऑल द पोस्ट अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। जो भी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर हैं वो उन्होंने कैटेगरी डिफाइन की है। रिलीज्ड और रिटायर्ड ऑफिसर पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्सेस जो है वो उनकी कैटेगरी बताई गई है। और इसके बाद आपको बताई गई है 3 नंबर सीरियल पे डिसेबल्ड पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट BPS 15 एंड बिलो। और 4th पे बताई गई है कैंडिडेट्स बिलोंग टू सिंध रूरल एंड बलूचिस्तान फॉर द पोस्ट BPS 15 एंड बिलो अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। और 5th पे बताई गई है विडो सन और डॉटर ऑफ अ डिजीज सिविल सर्वेंट हु डाइज ड्यूरिंग सर्विस। तो इसकी आगे इन्होंने बताई गई है एज रिलेक्शन टाइम पीरियड जो मज़ीद उन्होंने बताया गया है कि सीरियल नंबर 1 के लिए जो मतलब कम्युनिटी ऐसी जो इन्होंने बताई वो उनके लिए बताएं 3 साल मज़ीद जो है वो एज रिलेक्शन है। और जो आर्म फोर्सेस है उसके लिए 15 साल जो है वो मज़ीद दिए गए हैं और 10 साल दिए गए हैं डिसेबल्ड पर्सन के लिए। और कैंडिडेट्स बिलोंग सिंध रूरल के जो कैंडिडेट्स हैं वो उनके लिए आपको दिए गए हैं 3 साल। और जो विडो और इस तरह से सन और जो बेवाएँ हैं उनके बेटे या बेटियां और जो जिनके बाप मतलब ड्यूरिंग सर्विस में अगर वो उनका इंतकाल हो गया तो वो 5 इयर्स उनको दे रहे हैं एज रिलेक्शन। आगे से आ जाए आप पैरा नंबर 8 पे। पैरा नंबर 8 आपको बताई जा रही है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट द फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर और रिसीव्ड विदाउट ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप आफ्टर लास्ट डेट नॉट बी एंटरटेन। अब इसका बड़ा ज़रूर आप ख्याल रखिए कि एप्लीकेशन जो भेज रहे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से आप भेजें, प्रॉपर फ़ोटोकॉपी बनाएं उसके डॉक्यूमेंट्स की। और एप्लीकेशन को आप एक बार कंप्लीट करके एक बार दोबारा से आप अगेन एक रीचेक रीवेरीफाई कीजिएगा कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या इस तरह से आपकी बनी हुई है जो एप्लीकेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट कर रही है या ऐसा कोई टर्म आपने यूज़ कर लिया है CV में अपने एप्लीकेशन में जो कि पढ़ने वाले को जो आपका रिसीव करेगा जो आपका HR में ऑफिसर बैठा होगा वो अगर पढ़े तो वो उसको क्या फ़ील होगा। इस तरह से आप वो कंप्लीट एक सेट बना के उसको देखिएगा, रीचेक कीजिएगा, डबल चेक कीजिएगा, उसके बाद ही आप उसको पोस्ट कीजिएगा। तो ये उसी का एक कहना है कि मतलब अगर ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप जो है वो भी अगर लास्ट डेट के बाद में मिलती है तो वो एंटरटेन ही करेंगे। वो क्लियरली उन्होंने बता दिया है पहले ही कि ये चीज़ें अगर मिस होंगी, फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट एप्लीकेशन कोई अगर आपको कॉलम या रो जो है वो आपका एप्लीकेशन में अगर खाली रहता है तो उसको अगर वो आप पे सूटेबल नहीं बनता तो उस पे NA लिख लीजिएगा और अगर नहीं है तो वो निल लिख लीजिएगा। नॉट NA से बनता है नॉट एप्लीकेबल और निल में आपका मतलब कोई कंसर्न उसका नहीं है। इस तरह से प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन प्रोसीजर बताया जा रहा है एप्लीकेशन के लिए कि एप्लीकेशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इसमें कैंडिडेट्स।
तो कैंडिडेट्स के लिए ये आप देखें कि एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड डिपॉजिट स्लिप कैन बी डाउनलोड फ्रॉम यूटीएस वेबसाइट। यूटीएस की वेबसाइट दी गई है इन्होंने। और द टेस्ट फी कैन बी डिपॉजिटेड एट प्रेस्क्राइब्ड इन एनी ऑनलाइन ब्रांच ऑफ यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यूबीएल और हबीब बैंक लिमिटेड एचबीएल। मतलब यूबीएल और एचबीएल की जो भी इनकी ऑनलाइन ब्रांच है उनमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं। यूटीएस की वेबसाइट है, जैसे एनटीएस है, पीटीएस है, इस तरह से यूटीएस एक सर्विस है जिस सर्विस की आप थ्रू अप्लाई करेंगे, जिस तरह सर्विस के थ्रू, और वहाँ पे आप जाके इसकी डिपॉजिट स्लिप और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करेंगे, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और जो डिपॉजिट स्लिप होगी उसको अच्छे तरीके से फिल करके अपना CNIC नंबर, नाम, फादर नेम, जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी होगी वो आप फिल करेंगे। मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, और ये सारी चीज़ें आप डबल चेक कीजिएगा उस पर। और उसके बाद फिल आउट करके आप जाएंगे, ब्रांच कोड और ये सारी चीज़ें आप नोट कीजिएगा। आजकल तो कंप्यूटराइज्ड वो स्टैंप लगा के देते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें वेल डिफाइंड होती हैं। अदरवाइज़ आप जो है, अगर उसमें नहीं है, मैनुअल प्रोसीजर है, तो आप उसमें कर सकते हैं। आप वो ये सारी चीज़ें आप उसमें फ़िल आउट करके आप बैंक जाके उसके डिपॉजिट स्लिप फ़िल आउट पे करके, डिपॉजिट करके, अमाउंट जो भी उसमें प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट होगा वो पे करके, और वो चालान की कापी एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, जो आपको एक कैंडिडेट के पे एक आपको अपने घर के लिए देंगे, घर पे रखने के लिए। आपके ज़ाती उसमें कैंडिडेट कापी होगी और एक बैंक कापी होगी जो बैंक वाले रखेंगे। एक इसकी यूटीएस कापी होगी जो यूटीएस को जो आपको पोस्ट करनी होगी उसके एप्लीकेशन के साथ। तो वो एप्लीकेशन के साथ आप लगाइएगा। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेबल ओनली प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ यूटीएस। मतलब ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन कोई आप सादा कागज़ वाली एप्लीकेशन नहीं करेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे तो ओनली प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन जो यूटीएस के वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे वो आपको देनी होगी। और इसमें एक बोल्ड करके एक पेरा बताई गई है, 3 नंबर पेरा, जो आपको मस्ट मतलब वो करनी है, जिसमें बताया गया है कैंडिडेट मस्ट सबमिट एप्लीकेशन एंड डिपॉजिट फ़ी विद इन द 15 वर्किंग डेज आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द दिस एडवर्टाइजमेंट। तो ये इसमें आप इस पर गौर नहीं कीजिए, क्योंकि इन्होंने फ़िलहाल डेट एक्सटेंड की है तो 11 मई तक है। तो 11 मई से पहले पहले आप कर लें। कि इस पर भी मैं बाद में एक बात मैं आपको शेयर करूंगा कि किस तरह से एक गलती होती है जो हर कैंडिडेट तकरीबन मोस्टली 70 से 80% जो कैंडिडेट्स वो करते हैं, गलती करते हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि हमें कोई रिस्पांस नहीं आता। तो उस पर क्या गलती करते हैं ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको कंप्लीट करता हूँ कि डिपॉजिट स्लिप एंड डिपॉजिट फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल। मतलब डिपॉजिट फ़ी अगर आपने जमा करवाई है तो वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस कभी भी नहीं मिल सकती। और नॉन ट्रांसफरेबल मतलब अगर आप ये नहीं कह सकते कि आपने फ़ी जमा करवाई है तो मैं फ़िलहाल इरादा चेंज कर रहा हूँ, मेरा भाई, मेरा कज़न, कोई और मेरा दोस्त, वो उसके एप्लीकेशन के साथ अगर ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो वो कर ले, लेकिन वो नहीं है, ये इन्होंने क्लियरली बता दिया, वो नहीं कर सकता, ट्रांसफरेबल नहीं हो सकती डिपॉजिट फ़ी। जिसके नाम पे बन चुकी है तो उसके ही नाम पे आगे चलेगी एप्लीकेशन। और इसमें आगे बताया जाए पैरा नंबर 5 पे, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ रिसीव्ड विदाउट ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप। जो ये ऊपर वाली पैरा है जो 8 नंबर पैरा पे बताई गई है, वो सेम पैरा इन्होंने रिपीट की है, वो नॉट एंटर कर देंगे। इस तरह से आपको 6 नंबर पैरा में आ जाते हैं, वो कहते हैं नो TADA विल बी पेड फॉर द अपियरिंग इन द टेस्ट और इंटरव्यू। ये एक टर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर सरकारी इदारे में आप कोई भी किसी भी गवर्नमेंट इदारे में आप अगर जॉब कर रहे हैं या कोई आपका एक्सपीरियंस है जॉब का, तो वो आपको मालूम होगा क्लियरली कि TADA क्या होता है। TADA होता है ट्रेवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस, जो कि आपको इधर अगर कहीं पे भी भेजता है, कहीं पे अपने ऑफिशियल वर्क से भेजता है, तो उसको TADA देता है। मतलब आने जाने का खर्चा, रहने का, खाने पीने का खर्चा, वो आपको एज ऑफिशियल सैलरी के अलावा आपको इंक्लूड होकर मिलता है। तो वो ये क्लियरली बता रहे हैं कि आप जो टेस्ट देने आएंगे, इंटरव्यू देने आएंगे, उनको TADA नहीं दिया जाएगा, वो आप अपने खर्चे से आएंगे, वो खर्चा आपको नहीं मिलेगा। आगे आ जाते हैं पैरा नंबर 7 में, तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब इसमें वो नहीं बता रहे कि आप मेल हो या फीमेल हो वो अप्लाई नहीं कर सकती। बाकी आप कैटेगरीज़ का ख्याल रखिएगा, जिस कैटेगरी में जितनी सीट्स हैं, अगर फीमेल की कैटेगरी है तो उसमें आपके ज़्यादा चांसेस हैं, अदरवाइज़ आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं।
फ़ीमेल की अगर अलग कैटेगरी दी गई है तो उसमें फ़ीमेल के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सीट पे मेल नहीं आएगा, मेल की एप्लीकेशन रिसीव नहीं होगी, फ़ीमेल की ही एप्लीकेशन रिसीव होगी और वो एंटरटेन होगी। इस तरह से पैरा नंबर 8 पे आ जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट लास्ट पैरा है, जिसमें बताया जा रहा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन एंड प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स अलॉन्ग विद द फी डिपॉजिट स्लिप इन द ओरिजिनल टू द मैनेजर ऑपरेशन यूनिवर्सल टेस्टिंग सर्विस UTS, जिसको कहा जा रहा है कि 278B मेन निज़ामुद्दीन रोड F10/1 इस्लामाबाद। टेलीफोन नंबर दिया गया है 051111258369, 0512112240, 0512152815 एंड 0512100749। ये आपको एक एड्रेस दी गई है जिस पे आपने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म्स जो आपने फिल आउट किए गए होंगे वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके, उसमें आपने फिल आउट करके सारी चीज़ें अपने लगा के डॉक्यूमेंट्स लगा के वो जो है आपको भेजनी होगी। कहाँ पे वो ये भेजनी होगी? इसमें मैनेजर ऑपरेशन यूनिवर्सल टेस्टिंग सर्विस पे, जो कि एड्रेस आपको यहाँ पे मैंने पढ़ के बताई है। इस एड्रेस पे आप भेज देंगे और इंशाल्लाह ये जो है आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होके स्क्रीन करके और आपको एक जॉब रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे। इस उम्मीद से मैं इस अपने वीडियो को इख्तिताम पे लेके जा सकता हूँ कि आप कोशिश कीजिए, कभी भी मायूस मत हों। हर एप्लीकेशन पे आप ये सोचें, अल्लाह पाक से दुआ मांगें कि इंशाल्लाह ये मेरी जॉब पक्की हो जाएगी। और जिस एप्लीकेशन या जिस आप जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं तो ये ज़रूर जहन में रखिए, दिल में याद रखिए कि अल्लाह पाक आपकी मेहनत और आपकी नेक नियति देख रहा है तो आपको ज़रूर अच्छा सलाह देगा। जज़ाकल्लाह।